हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स जो कि उत्तर प्रदेश में घटित हुई घटनाओं को सम्मिलित किया गया है, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। इसके प्रत्येक सेट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। यह सीरीज आपके आने वाले एग्जाम, जिसमें ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें आपका एसआई का एग्ज़ाम मार्च में, होमगार्ड का एग्ज़ाम अप्रैल में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कांस्टेबल का एग्ज़ाम, उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। उसका एग्ज़ाम 7, 8 और 9 जून को होने वाला है। इसलिए यह सीरीज आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है रिवीजन के तरीके से। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत 2047, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश लोकतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस है 2026, उसका मुख्य विषय क्या था। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका जो मुख्य विषय है वो है ऑप्शन नंबर 2, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य थीम था, आप विषय कहिए या फिर थीम कहिए, एक ही बात इसकी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब हम इस बात की बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन है, सेलिब्रेशन है, कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था, जिसमें आपके होम मिनिस्टर अमित शाह को क्या बनाया गया था? मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश मुख्य विषय है आपका 24 जनवरी 2026 का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से विरासत स्थल को विकसित करने का प्रावधान किया गया है? वाराणसी, अयोध्या, हस्तिनापुर, ग्रेटर नोएडा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, हाल ही में जो करंट अफेयर्स है आपका उससे संबंधित है। 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत हुआ है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को या कौन से विरासत स्थल है जिसे विकसित करने का प्रावधान किया गया है? तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, हस्तिनापुर जिला है। जो आपका हस्तिनापुर शहर है या फिर जगह है, उसको आपका विकसित करने का जो विरासत स्थल है उसका प्रावधान किया गया है। हस्तिनापुर आपका वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आपके मेरठ जिले में आपका स्थित है। अब हम बात करते हैं जो केंद्रीय बजट 2025-26 की। केंद्रीय बजट 2026-27 है, उसके अंतर्गत आपके 2 स्थलों को, जो विरासत स्थल है आपके उत्तर प्रदेश के, उनको मेंशन किया गया है। अब 2 कौन कौन से विरासत स्थल है? उनमें से एक है आपका हस्तिनापुर, और दूसरा एक और मेंशन किया गया है जिसका नाम है आपका सारनाथ। ये 2 ऐसे विरासत स्थल हैं जिनको मेंशन किया गया है, जिनको विकसित करना है, ये केंद्रीय बजट में मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की जब बात आती है तो ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है 2025 में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, टोटल 6 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सारनाथ को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कौन से जिले में स्थित है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, श्रावस्ती, बलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत
जो आपका सारनाथ है उसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन से ज़िले में आपका स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका सारनाथ स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आपका स्थित है। अब ये जो शहर है इसे विकसित करना है क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। क्यों महत्व है, तो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश यहीं पर आपका दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रथम उपदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो भगवान बुद्ध जी के द्वारा यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया गया है। इसलिए हम इसको केंद्रीय 2026-27 में प्रावधान किया गया है कि इसको भी विकसित करना है। उत्तर प्रदेश के 2 विरासत स्थलों को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। किसमें, आपके बजट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन से हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो है आपका सारनाथ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा है आपका हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर आपका कहाँ पर है, तो ये हस्तिनापुर है आपका मेरठ में, और सारनाथ है आपका वाराणसी में। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। 6 सितंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन है आपका 6 सितंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात की गई है कि किस जिले में उन्होंने उद्घाटन किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, महाराजगंज जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में फैक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यूपीपीएससी जो 2023 के एग्ज़ाम पेपर में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम बात कर रहे थे जटायु एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र की। अगर आपसे स्टेट पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश लेंगे। अगर आपसे कंट्री पूछा जाता है तो भारत है आपका, ध्यान रखना है, क्योंकि ये एशिया का प्रथम है। क्या है, एशिया में भी आपका फर्स्ट नंबर है इसका। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर किन का किया जाएगा संरक्षण, तो कंजर्वेशन किया जाना है। किन किन का संरक्षण किया जाना है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपके जटायु के साथ साथ आपका जो गिद्ध होते हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, महाराजगंज। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, दिनेश गोस्वामी, आचार्य विनोद श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% आने के चांस हैं आपके। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किस अंतरिक्ष यात्री को क्या सम्मानित किया गया है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़े से डिटेल समझ लेते हैं। प्रत्येक गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किनके द्वारा घोषणा की गई है, राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ध्यान रखना है। आपकी बात करते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इनका संबंध है। ये आपके ऐसे फर्स्ट इंडियन हैं जो कहाँ पे गए हैं, फर्स्ट इंडियन है, ध्यान रखना है, जो आपके इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा और क्या याद रखना है, ये सेकंड ऐसे पर्सन हैं इंडिया के जो स्पेस में गए हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं कि किस मिशन के अंतर्गत ये गए थे, तो ध्यान रखना है एक्सियम मिशन नंबर 4 के अंतर्गत ये यहाँ पर गए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं फिर से यहाँ पे बोल दे रहा हूँ क्या क्या आपको याद करना है। इनसे संबंधित ज़िले का नाम लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इनके संबंध में मिशन याद कर लीजिए कि आपके एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत गए हैं। सेकंड भारतीय हैं जो स्पेस में गए हैं, जबकि फर्स्ट इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था आपके कौन से अंतरिक्ष यात्री गए हैं,
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुभांशु शुक्ला। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? श्रावस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, चंदौली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में इसकी घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में गिलास म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है, एक एक करके इसके बारे में फैक्टों को हम समझते हैं। यहाँ पे पूछा गया किस शहर में भारत का पहला गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है श्रावस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, चंदौली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसकी घोषणा की गई है आपके कौन से ज़िले में? फिरोजाबाद ज़िले में इसकी घोषणा की गई है। और आप सभी को पता है कि फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? इसके अनदर नाम है, इसे हम वेंगल्स के लिए जानते हैं। यहाँ पर हम गिलास के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसे और किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की कि फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी। तो फिरोजाबाद की स्थापना की गई है आपके 1589 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है चंदवार। क्या है आपका? चंदवार इसका प्राचीन नाम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बात करते हैं कि जो पहला गिलास म्यूजियम है उसका संचालक कर्ता कौन होगा, या फिर कह सकते हैं कि संचालक कौन होगा। डायरेक्टली जो संचालन करने वाला होता है संचालक कहलाता है। कौन होगा? तो जो यूपी का टूरिज्म विभाग है, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, वो इसका संचालक होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का पहला ग्लास म्यूजियम बनाया जा रहा है फिरोजाबाद जिले में। निम्नलिखित में से किस देश को इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में कंट्री पार्टनर बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है स्टेनो के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दिया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में किसी को कंट्री पार्टनर बनाया गया था? मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। वियतनाम को इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में कंट्री पार्टनर बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि इसका आयोजन हुआ कहाँ था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आयोजन आपके ग्रेटर नोएडा में किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ग्रेटर नोएडा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। यहाँ पर आपके ट्रेड्स की बात की जाती है, व्यापार की बात की जाती है। इसका ऑलरेडी जो एडिशन है, एडिशन नंबर 4 का भी आयोजन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका आयोजन आपके जनवरी 2025 में ऑलरेडी हो चुका है। अभी 26 में नहीं हुआ है, आगे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 10, 15, 20, 25 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक योजना है आपकी पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इस योजना से संबंधित चीज़ें समझ लीजिए। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना किन में चलाई जाएगी? ऐसी आपकी जो पंचायतें हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? जो जनसंख्या आपकी 1000 मोर देन आपकी जनसंख्या होनी चाहिए। और ऐसी पंचायतों को क्या करना है, वो अपने लिए मनी का यानी जो पैसे का इंतजाम करने के लिए टैक्सेस वगैरह लगा सकती हैं, अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो आपकी पंचायत होती है वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती हैं वहाँ पर टैक्स वगैरह कलेक्शन करने के लिए। दूसरा, इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। एक विभाग घर का निर्माण कराई
जाने की परियोजना को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृत किया है? तो देखिए, एक योजना है आपके एक विवाह एक घर निर्माण का। ये प्रत्येक विधानसभा में ऐसा किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा कब आपकी स्वीकृति प्रदान की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, 15 मई 2025 को इसे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हम इसमें प्रावधान देख लेते हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कितनी विधानसभाओं को चुना गया है फर्स्ट फेज में? तो आपके 71 ग्रामीण विधानसभाओं को चुना गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जहाँ पर शादी विवाह के लिए क्या बनाना है, एक मकान या घर बनाना है। यहाँ पर 2025-26 के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बजट पढ़ना चाहते हैं, यानी जो सेंट्रल का बजट पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी आ चुका है 26-27, तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? कुंवर मानवेंद्र सिंह, सतीश महाना, दुर्गा शंकर मिश्र, ईश्वर शरद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सतीश महाना आपके 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करते हैं 18वीं विधानसभा का कार्यकाल कब तक चलने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आपकी समय सीमा क्या है? तो इसका जो कार्यकाल है आपके 18वीं विधानसभा का, ये स्टार्ट हुआ है 2022 में, जब इलेक्शन हुआ था। कब तक चलेगा? 2027 में। यानी जो 2026 है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्या है, ईयर है आपके। किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो समझ जाइए कि ये जो ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी समझ लीजिए। जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी जो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 8, 9 और 10 जून को आपका एग्ज़ाम घोषित कर दिया गया है कांस्टेबल की डेट का। इसलिए मन लगा कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए यानी जो 19वां वीडियो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, इसके बाद में एक वीडियो और आएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। उसके बाद हम कांस्टेबल को टारगेट करते हुए एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक का जब वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए हम देखते हैं पहला मतलब अपना क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सतीश महाना आंसर होगा, 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा कार्यकाल है आपका 2022 से लेकर 2027 का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किस जिले में किया गया? प्रयागराज, मथुरा, चंदौली, मिर्जापुर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य क्या है आपका, जहां पर गाय को क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका निर्माण या शिलान्यास किस जिले में आपका किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, इसका निर्माण आपका मिर्ज़ापुर जिले में किया गया है। ध्यान रखिए जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ में भारत का भी प्रथम गौ अभ्यारण्य है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका मिर्ज़ापुर। आगरा शहर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो आगरा शहर है आपका, उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। इम्पोर्टेंट है, आगरा शहर से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके। पहले हम देख लेते हैं एक एक करके। इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में की गई है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पर ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सुलह कुल मेले का आयोजन किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जहाँ पर क्वेश्चन का पहले हम आंसर देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट गलत पूछा गया है। गलत क्या है? ये गंगा नदी के किनारे आपका बसा हुआ शहर नहीं है, जबकि ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे पर।
इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में हुई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। और इसकी स्थापना किसने की है? सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, संस्थापक का नाम हमेशा आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या क्या है? ताजमहल स्थित है, फतेहपुर सीकरी स्थित है, आगरा का किला स्थित है। स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इस मेले का नाम भी आप लर्न कर लीजिएगा। सुलह कुलह का मेले का आयोजन किया जाता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। कब किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये इसका जो आयोजन है वो फरवरी मंथ में किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण किस शहर में हुआ है? ये क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ था। अब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? भगवान बुद्ध की यहाँ पर क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और उसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट है वो देख लीजिए। जैसे आपका सारनाथ शहर है जहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए जो सारनाथ है वो केंद्रीय बजट 2026-27 में इसको ऐड किया गया है विकसित करने के लिए। ये तब भी आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है आपके गयाजी जिले में, जो कि बिहार का एक जिला है। किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो निरंजना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन में पूछा गया था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? कुशीनगर में। ईयर भी देख लीजिए, ईयर हुई है आपके 483 ईसा पूर्व BCE में। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस शहर में काकोरी केस की घटना घटित हुई थी? यहाँ पर कटोरी केस नहीं है, क्या है आपका? काकोरी केस है। देखिए काकोरी से संबंधित कुछ फैक्ट समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके। पहले हम इसका नामकरण देख लेते हैं। क्या है? किस शहर में आपके काकोरी केस घटना घटित हुई है? मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो मेरठ के पास ही एक शहर है जिसका नाम है आपका सहारनपुर शहर। इसमें ये काकोरी केस की घटना घटित हुई थी। अब हम पहले जान लेते हैं काकोरी केस क्या है आपका। तो ध्यान रखिएगा, काकोरी केस को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो पहले हम इसको काफ़ी बार हम पढ़ भी चुके हैं। काकोरी कांड के नाम से हम इसे जानते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम बदलने की कवायद की गई थी। अब इस नाम को हम जानते हैं काकोरी केस के नाम से। घटना कब घटित हुई है? तो ये ध्यान रखना 1925 ईस्वी में ये घटना घटित हुई है। और घटना का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपकी एक ट्रेन थी। यहाँ पर क्या था? ट्रेन को लूट लिया गया था जिसका नाम था ईट डाउन ट्रेन। ईट डाउन ट्रेन को क्या कर लिया गया था? लूट मचा दी गई थी। कह सकते हैं कि इसको ढंग से लूट लिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखेंगे। किसके द्वारा लूटा गया था? कौन से मेंबर थे वो? तो ध्यान रखिएगा HRA के मेंबर हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबरों के द्वारा इसे लूटा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कौन से शहर में घटित हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सहारनपुर में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 अवध का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 है, अवध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बेगम हजरत महल के द्वारा जो आपका अवध है उसका प्रतिनिधित्व किया गया था। अब ये जो बेगम हजरत महल है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे आ जाए कि लखनऊ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इन्हीं के द्वारा लखनऊ का प्रतिनिधित्व भी किया गया है।
बाद में ये हार गई थी, तो ये कहाँ पे चली गई थी? नेपाल चली गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नेपाल में ही इनकी डेथ हो गई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह ने आपके जगदीशपुर से आपका प्रतिनिधित्व किया है, और जगदीशपुर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बिहार के पश्चिमी दिशा में ये स्थित है। जबकि आपका उधम सिंह क्या थे? उधम सिंह आपके जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हैं, जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था? अवध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस समिति त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी मेहता समिति, राव समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इम्पोर्टेंट समिति है आपकी, किस समिति के द्वारा आपकी पंचायत प्रणाली की सिफारिश की गई थी थर्ड स्टेप वाली? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, एक एक करके समझते हैं। इस समिति का गठन हुआ था आपके 1957 ईस्वी में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1957 के लास्ट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, लास्ट 1957 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें कहा गया था कि जो पंचायत है आपकी, क्या है? स्थानीय स्वशासन है आपका, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। और त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, इस पर मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप ऑल से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कभी भी वीडियो उपलब्ध जब हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे त्रिस्तरीय प्रणाली की, तो उसमें क्या क्या होता है तो ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पर आती है आपकी ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आती है आपकी पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर आती है आपकी जिला पंचायत। तो ये स्टेटमेंट दिया था आपके बलवंत राय मेहता समिति ने, ये स्ट्रक्चर दिया है। जबकि अशोक मेहता समिति ने आपके 2 स्टेप मेथड दिया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से में क्या नहीं है? नगर निगम आपके में नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आजमगढ़ में आपकी नगर निगम नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ी प्रशासनिक चीज़ों के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, तो ध्यान रखना है। टोटल नगर निगम उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी? तो नगर निगमों की संख्या है आपकी 17। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो जिलों की संख्या है आपकी 75। मंडल अगर आपसे पूछे जाते हैं कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडल है उत्तर प्रदेश में 18। वहीं अगर आपसे बात की जाती है कि एमपी की सीटें कितनी हैं लोकसभा में, तो वहाँ पर 80 हैं। एमपी इन राज्यसभा कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 31 आते हैं। एमएलए की बात की जाती है तो वो हैं आपके 403, और वहीं एमएलसी की बात की जाती है तो आते हैं आपके 100। ये सब डाटा छोटा छोटा सा डाटा है जो आपको याद रहना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर निगम कहाँ पर नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? 401, 402, 403, 404, या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उत्तरांचल का गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र कितने बचे हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 403 आपके विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, जिसे हम एमपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरांचल का गठन हुआ कब है, तो ध्यान रखिएगा नवंबर 2020 में आपका गठन हुआ है। नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। कितने जिलों को काटकर हुआ था? 13 जिलों को काटकर इसका गठन हुआ था। कौन से जिले काटे गए थे? तो पहाड़ी जिले काट के इसका गठन हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तरांचल की राजधानी क्या है? तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, काफ़ी बार पूछ भी गई है। तो इसकी राजधानी आपकी देहरादून है।
जब इसका गठन नहीं हुआ था तो उस समय यानी कितनी विधानसभा की सीटें थी, तो 408 विधानसभा की सीटें थी। उसके बाद अपने क्या हो गई, कम हो गई हैं। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3। लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी। प्रयागराज राजधानी कब बना था लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, तो ध्यान रखना है 1858 ईस्वी में ये राजधानी बनी थी। कब तक रही थी? 1921 ईस्वी तक। 1921 ईस्वी में आपकी लखनऊ राजधानी बना था उत्तर प्रदेश के, लेकिन आंशिक रूप से। तो पूर्ण रूप से कब बना था ये क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आता है 1935 ईस्वी में पूर्ण रूप से राजधानी बना था आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश की। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये राज्यपाल भी आपका किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, किससे संबंधित? राज्यपाल से संबंधित। एक एक करके देखते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका पद 5 वर्ष के लिए धारण करता है। राज्य व्यवस्था विधानसभा द्वारा हटाया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिर से पढ़ लीजिए इस आंसर को, इम्पोर्टेंट है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। यह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है स्टेटमेंट, ये भी आपका सही है। 5 वर्ष इसका पद धारण करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्य व्यवस्था विधानसभा द्वारा से हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है, क्योंकि विधानसभा इसे नहीं हटा सकती। अब हम इसके प्रावधानों की बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 155 आप याद रखेंगे। वहीं कार्यकाल इसका 5 वर्ष के लिए होता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, तीर, धनुष, मोर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसके अंतर्गत आपका क्या नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से क्या है कि मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में उपस्थित नहीं है। अब देख लिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना हुआ कैसा है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपका व्रत बना हुआ है और उसके अंतर्गत 2 मछलियाँ बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? 2 आपकी मछलियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरह से आपका बना हुआ है। 2 मछलियाँ इसके अंतर्गत बनी हुई हैं। और क्या क्या है इसके अंतर्गत? और इसके अंतर्गत क्या है आपका? तीर कमान है, इस तरह से इसके अंतर्गत बना हुआ है। इसमें आपकी 2 आपकी क्या हैं? नदियाँ भी दिखाई गई हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत बना हुआ है। तो एक तो आपका हो गया व्रत हो गया, 2 मछलियाँ हो गई आपकी, तीर कमान हो गया आपका, और आपके गंगा और यमुना का संगम हो गया। ये है आपके राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह को कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 1938 ईस्वी में इसे एक्सेप्ट किया गया है। ये जो मछलियां हैं वो किस से ली गई हैं? तो ध्यान रखना है, इनको हमने लिया है रूमी दरवाजे से, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ ज़िले में आपका स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं आपके जो तीर और कमान है, यानी जो आपके धनुष की तीर और कमान की तरह दिख रही हैं, वो आपकी क्या हैं? 2 नदियां हैं आपकी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसमें मोर आपका सम्मिलित नहीं है।
निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय उरई में स्थित है? सोनभद्र, जालौन, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन से जिले का जो मुख्यालय वो उरई में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, जालौन जिले का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपके उरई जिले में आपका स्थित है। वहीं अदर ऑप्शन भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट वो भी हैं आपके। हम बात करते हैं सोनभद्र नगर की। सोनभद्र का आपका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो रॉबर्ट्सगंज है। क्या है? काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, रॉबर्ट्सगंज। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है आपका नोएडा में, यानी ग्रेटर नोएडा में। वहीं कानपुर देहात की कई बार पूछा गया कि कानपुर देहात का आपका मुख्यालय कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के पहले भी आ चुके हैं। अकबरपुर माटी, ध्यान रखना है इसका जो मुख्यालय स्थित है वो अकबरपुर माटी में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खैर, रवि फुकुल हसन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुख्यमंत्री क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन आपके प्रथम अध्यक्ष थे, ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन पहले यहाँ पर पूछे जा चुके हैं कि कौन कब क्या था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम गोविंद राम खैर की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष आपके ये रह चुके हैं। सर रफ़ीकुल हसन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सही आंसर होना था उसका नाम है क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो कलेक्शन स्थित है वो है ऑप्शन नंबर 1, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, और लखनऊ में ही ये स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका स्थित है प्रयागराज में। और आप सभी को पता है कि प्रयागराज आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है प्रयागराज आपका संगम पर आपका स्थित है। किसका संगम है ये? तो ये आपका है यमुना नदी और गंगा का संगम है। हाल ही में जो आपको याद करना है, यहाँ पर आपका माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और 100% क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दीनदयाल हस्तकुल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपका करीब करीब यूपी SSSC और आपकी यूपी PCS आपकी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दीनदयाल हस्तकुल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3, ये आपका स्थित है वाराणसी शहर में। अब हम वाराणसी शहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एक प्राचीन शहर है। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन शहर है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। भारत का क्या है? प्राचीन शहर है ये आपका। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ आपका शहर है।
यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका कई बार यहाँ पे पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिकर्णिका जो घाट है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो मणिकर्णिका घाट भी आपका वाराणसी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत माता का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहीं से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीज़ें लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। फर्रुखाबाद, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो आलू अनुसंधान केंद्र पोटैटो रिसर्च सेंटर है वो आपका मेरठ शहर में आपका स्थित है। अब हम बात करते हैं मेरठ के लिए। मेरठ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेरठ वही आपका शहर है जहाँ से आपका 10 मई 1857 का विद्रोह क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। मेरठ किसके लिए जाना जाता है। तो मेरठ आपके खेल के सामान के लिए जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मथुरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बकरी जो अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है, ये मथुरा में आपका स्थित है। और मथुरा में आपका कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पहले भी ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा मथुरा में एक जगह है मखदूम, ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। मखदूम में आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा जिले में आपका स्थित है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बीकानेर, भोपाल, जबलपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके झांसी शहर में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। अब झांसी से संबंधित चीज़ों को समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आपके ट्रांस जो फॉर्मर होते हैं उनका निर्माण किया जाता है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके 2 कॉरिडोर हैं ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर हैं उनका कटान बिंदु है आपका झांसी में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ जिले में इसका मुख्यालय स्थित है। क्योंकि जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है आप उसे किस नाम से जानते हैं, उसे आप सिडबी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो राज्य ग्राम विकास संस्थान है वो कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखनऊ जिले में ये आपकी स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम योजना का संबंध है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी कई बार आपकी आ चुकी है कि जो वंदे मातरम योजना है वो किससे आपकी संबंधित है। पहले हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपकी वंदे मातरम योजना है वो संबंध है आपका स्वास्थ्य से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेल्थ से संबंधित है आपकी वंदे मातरम योजना। अब ये हेल्थ यानी जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से संबंधित है, ये चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं। तो इसके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। वंदे मातरम योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आपकी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही थी। किसकी की जा रही थी, एम्बुलेंस की, जिससे कि आपका जो जच्चा बच्चा है क्या है, यानी माता और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों क्या रहें,
स्वस्थ रहें, ये चीज़ इसके इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना कब संचालित है? 1970, 1974, 1975, 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, समेकित बाल विकास परियोजना की बात की जा रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछी गई है। कब प्रारंभ की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई है। आपकी जो समेकित बाल विकास परियोजना है, हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ICDP की यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDP के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से हम इसे जानते हैं, जो 1975 में आपकी प्रारंभ की गई है। मतलब क्या हुआ, किससे संबंध है इसका? इंटीग्रेट डेवलपमेंट करना है हमें, किनका? बच्चों का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सन्यासियों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जो आपकी सबरी संकल्प योजना है, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका संबंध आपका महिलाओं से है। अब एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सबरी संकल्प योजना प्रारंभ की गई थी आपकी 23 अक्टूबर 2037 को, 23 अक्टूबर 2017 को ये प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या रखा गया था इसके अंतर्गत? तो उद्देश्य है आपके जो चिल्ड्रन हैं आपके, यानी बच्चे हैं प्लस और आपकी वूमेन है, उनको हमें बचाना है माल न्यूट्रिशन से, यानी आपके कुपोषण से हमें उन्हें बचाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में कितने ज़िलों में ये प्रारंभ की गई थी? तो स्टार्टिंग में मात्र ये 39 ज़िलों में प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश के में, जहाँ पर आपकी कुपोषित महिलाओं की धनराशि उनके सीधे सीधे खाते में जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? 1989, 1988, 1987, 1990 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, SC/ST एक्ट, जिसे हम क्या और किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे हम अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति निवारण संरक्षण अधिनियम है, ये आपका निवारण अधिनियम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी नाम से ये जाना भी जाता है 1989। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है 3। अब इसके प्रावधान समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अंतर्गत यानी अगर कोई व्यक्ति SC और ST के साथ में गलत वगैरह करता है तो उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके खिलाफ FIR की जाती है। मिनिमम आपको जो DSP रैंक का व्यक्ति होता है वो यहाँ पर अपनी चार्जशीट तैयार करता है इस अधिनियम के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं किसकी? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करते हैं, कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सोनभद्र। अब हम बात करते हैं, देखिए अलग अलग चीज़ों के केस में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका हो सकता है कि जनसंख्या के मामले में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कहाँ पे करती है, ST की, तो ये भी आपका होगा सोनभद्र। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत के मामले में पूछ ले कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है और ST की, तब भी आपका आंसर सोनभद्र ही होगा। यानी ये किस केस में है? मैक्सिमम केस में है कि दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर मिनिमम किस में बात करते हैं, तो मिनिमम करती है आपकी बागपत ज़िले में।
दोनों ही केस में यानी चाहे वो आपका संख्या पूछा जाए चाहे आपका परसेंट पूछा जाए, मिनिमम आपका बागपत ही करेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। बागपत सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू, चेरू, बेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कौन सी है इनमें से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो किसकी है? गोंड जनजाति की है। गोंड के बाद आती है आपकी थारू जनजाति और थारू के बाद आती है आपकी खरवार जनजाति। ये आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आपके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। कर्मा किसका लोक नृत्य है? थारू, बुक्सा, खरवार, बेगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कर्मा है आपका किसके द्वारा किया जाता है, जो कर्मा नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, खरवार जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। अब कर्मा नृत्य किया कहाँ जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में आपका किया जाता है या उस क्षेत्र में ये किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, रामपुर या फिर लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ये दूसरे नाम से भी आपसे पूछ लिया जाए। आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला स्थित है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, रामपुर में ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। हो सकता है कि इसके ये दूसरे नाम से भी आपसे पूछ ले, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या फिर लेबोरेटरी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। और ये भी कहाँ है? रामपुर में ही स्थित है। तो देखिए इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वैसे 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिसिंग है, उसके लिए सॉरी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए ये जो सीरीज है आपके किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्ज़ाम डेटा आ चुकी हैं। एसआई का जो एग्ज़ाम है आपका मार्च में, सभी को पता है कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं अगर आपके होमगार्ड की बात करें तो होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कंडक्ट कराया जाना है। और इसी के साथ साथ आपकी जो कांस्टेबल की डेट है वो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तीनों एग्ज़ाम में आपके ये एग्ज़ाम होने वाला है जून में। तो इन तीनों एग्ज़ाम में जो हाल ही में होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाने हैं। ये जो वीडियो का नंबर है वो 19th वीडियो है। कौन सी वीडियो है? आपकी 19th वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपके 50 क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं, लेकिन आज 40 क्वेश्चन हैं। लगभग 18 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आपके लिए कल और वीडियो 20 नंबर की वीडियो आएगी, जिसमें आपके लगभग आपके सभी क्वेश्चंस रिवाइज होंगे, मॉडर्निटी के होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको बजट वाला कोई वीडियो देखना है, यानी सेंट्रल का बजट जो आया है 2026-27 आया है, और इकोनॉमिक सर्वे उसके साथ साथ आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ऑलरेडी वो वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जिसमें यूपी स्पेशल हो, तो वो भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये सीरीज़। ध्यान रखना है, ये वाले एग्ज़ाम आपके लिए लाइफ में एक बार ही आपको मौका मिलने वाला है, तो आप अपने अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। आपके लिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।